जो यूएसए की मार्केट है वो यूएसए की मार्केट उसने उससे कवर कर लिया, और यूएसए की जो मार्केट है, ये गवर्नमेंट है, उसने उसे इम्पोज कर दिया अपने इंडस्ट्रीज के ऊपर। फिलहाल ये यूएसए, उसके बाद यूके और यूरोपियन मार्केट जो थी, उन्होंने भी इस चीज को इम्पोज कर दिया अपने ऊपर। ठीक है, ये कौन है नोटेशन? तो वहां से आपका जो हैसक है वो ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, पाकिस्तान में ये अभी भी यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को नहीं करती, इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करती। नो डाउट वो फूड सेफ्टी के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो पंजाब फूड अथॉरिटी या पंजाब प्योर फूड रूल्स जो है इन्हीं स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, आपका जो हैसअप जो है ये वर्किंग किस तरह करता है। हैसअप बेसिकली इसके 7 प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, 7 प्रिंसिपल्स में से सबसे पहला जो इसका प्रिंसिपल होता है वो तो होता है आइडेंटिफाई द हैजर्ड। हैजर्ड क्या होता है? हैजर्ड और रिस्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग, यानी हैजर्ड ये होता है आपका रिस्क, और जो हैजर्ड होता है वो एनीथिंग दैट कैन कंटामिनेट अ फूड और दैट कैन क्रिएट अ फूड सेफ्टी इशू, ये आपका हैजर्ड है। ठीक है, फूड सेफ्टी हैजर्ड की बात करें तो हैजर्ड जो है हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है, जिसमें क्या होता है, तीन तीन किस्म के आपके पास कैटेगरीज हैं, जिसमें आपका फिजिकल है, बायोलॉजिकल है, केमिकल है। आप इन तीनों में से कोई एक हैजर्ड जो है वो स्टार्ट कर लेते हो, देख लेते हो, हर एक के साथ जो एसोसिएटेड होता है, हर आपकी जो फूड प्रोसेसिंग स्टेप के साथ, और आप आपके हर फूड इंग्रेडिएंट के साथ आप उसमें हैजर्ड जो आइडेंटिफाई कर लेते हो। उसके बाद आपके क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स जो हैं वो डिफाइन करते हो अपने पूरे प्रोसेस के अंदर। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स जहां अगर आपने कोई भी फूड सेफ्टी जो हैजर्ड है वो उसको कंट्रोल नहीं किया तो आपकी जो फूड है वो स्पॉइल हो जाती है। ठीक है, ये होते हैं आपके क्रिटिकल। और वीडियो रहने दो, कोई नहीं देखना चाहता आपको। जो आपके क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हैं, क्या कर रहा है, मूवी चलाई हुई है अंदर। तो ये होते हैं आपके क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, जहाँ पे आपकी कोई भी फूड जो है फूड प्रोसेसिंग स्टेप जो है वहाँ पे अगर कोई हैजर्ड इनकॉर्पोरेट हो रहा हो और आपने उसे कंट्रोल नहीं किया तो वो आपकी फूड ही खराब करेगा। ठीक है, ये होता है आपका क्रिटिकल कंट्रोल। उसके बाद क्या होता है, आपने इन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स के लिए क्रिटिकल लिमिट्स जो है वो डिफाइन करनी होती है। ये सारी चीजें आपसे वो रेलिवेंट नहीं है, मैं इसे मॉडिफाई कर दूंगा आप लोगों के लिए। क्रिटिकल लिमिट्स जो है वो डिफाइन करनी होती है। उसमें क्या होता है, एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू असाइन कर दी जाती है उस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को, जिसके बीच के अंदर आपका जितनी भी सपोज अगर आपका फूड सेफ्टी हैजर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आप उसमें उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हो, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो है पैस्चराइजेशन का पॉइंट जो है वो डिफाइन करते हो। आप उसकी फिर एक क्रिटिकल लिमिट रख देते हो कि 90 से लेके 95 तक जो है इसे टेम्परेचर देंगे, वो इसकी क्रिटिकल लिमिट है, ये आपका क्रिटिकल लिमिट जो है वो बन जाएगी। देन अगर इससे ऊपर नीचे हो तो आपका जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और आपकी जो प्रोडक्ट है वो खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रिंसिपल में क्या होता है, आप सीसीपी मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स जो है वो डिफाइन करते हो। सीसीपी मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैंने टेम्परेचर की एग्जांपल दी, आप थर्मामीटर जो है वो उसकी एग्जांपल ले सकते हो। आप जो है थर्मामीटर के अलावा आप पीएच मीटर की एग्जांपल ले सकते हो, अगर वो कहीं पे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है तो। आप उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको मॉनिटर करने के लिए आप वो एनालिसिस जो है परफॉर्म कर सकते हो, माइक्रो एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इस तरह ये जो मुख्तलिफ किस्म की जो मॉनिटरिंग प्रोसीजर है इनका काम क्या होता है, आपके इस क्रिटिकल लिमिट को एनालाइज करना, उन्हें डिफाइन करना, मॉनिटर करना। ठीक है, कि कोई चीज ऊपर या नीचे तो नहीं हो रही आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे। ठीक हो गया। देन नेक्स्ट इसका जो प्रिंसिपल है वो है वेरिफिकेशन, करेक्टिव एक्शन। सॉरी, करेक्टिव एक्शन क्या होते हैं?
जब भी आप किसी किस्म का कोई मॉनिटरिंग प्रोसीजर जो है अडॉप्ट करते हो, तो ऑब्वियसली उसमें एक तो ऑप्शन ये है कि आपका जो काम है वो सारा ठीक ठाक चली जा रहा है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आ रहा आपके काम में, ठीक है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, आपको करेक्टिव एक्शंस जो है वो लेने पड़ते हैं, ठीक है। सीआर, ये आपके लिए मैसेज है, सीआर या जीआर, आप दोनों ना जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके स्क्रीनशॉट्स लेके मुझे भेज दो, ठीक है, अटेंडेंस के तौर पे। और पिछले भी ऐसे कोई बनू लोगों की बना के मुझे भेज देना। एस्टैब्लिश करेक्टिव एक्शंस। करेक्टिव एक्शंस में क्या होता है कि आपके जितने भी कह लो आप ऊपर नीचे होती हैं लिमिट्स, उनको क्या किया जाता है, उनको बेटर किया जाता है, ठीक है। कि जिस किस्म का भी उसमें कोई मसला होता है, उन करेक्टिव एक्शंस को उसके बारे में कोई करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं और आपकी जो प्रोडक्ट है उसे दोबारा इन प्लेस किया जाता है, दोबारा प्रोसेस के बीच में किया जाता है। ये होते हैं आपके एस्टैब्लिश करेक्टिव एक्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्ट जो है उसका टेम्परेचर आप हो गया, आप उसे डिस्कार्ड कर देते हो, अगर उसका टेम्परेचर डाउन रह गया, माइक्रो अभी भी उसके अंदर है, तो आप क्या करते हो, आप उसे रीवर्किंग वाली साइड पे ले जाते हो, रीपेस्चराइजेशन, ये उसका करेक्टिव एक्शन है। देन वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स में क्या होता है, आपने जब करेक्टिव एक्शंस लिए तो आपको दोबारा उन्हें वेरीफाई करना पड़ता है कि क्या वाकई वो करेक्टिव एक्शंस इन प्लेस हो गए हैं या नहीं, ठीक है। और इन वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स की वजह से आप अपनी फूड्स जो हैं उन्हें कह लो सिक्योर कर सकते हो कि हाँ, यदि आपके पास एक आ जाती है वेरिफिकेशन, या आपके पास एक तसल्ली आ जाती है कि ठीक है जी, वेरीफाई कर लिया, हर चीज जो है वो इन प्लेस है। उसके बाद इन दी एंड आपको क्या करना होता है, आपको रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखना होता है, और रिकॉर्ड रिव्यू जो है आपका ये होता है, ये सेवंथ इसका प्रिंसिपल है। रिकॉर्ड जो है ये जब आप बनाते हो, उसे रिव्यू करते हो, तो ये आपके पास एक फ्यूचर में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो उसके लिए भी एक आपके पास सिक्योरिटी आ जाती है, एक स्पेसिमन आ जाता है आपके पास, एक कह लो रेफरेंस आ जाता है। और आपको इन फ्यूचर अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो उसे ट्रेस करने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। ये है आपका हैसप। जीएमपी आपने पढ़ लिया, आपने आईएसओ 9000 पढ़ लिया, हैसप पढ़ लिया। अब हम आते हैं आईएसओ 22000 की तरफ। जैसे आप मैंने बात की थी कि मुख्तलिफ किस्म के जो प्री रेक्विजिट्स हैं, जिसमें जीएमपी, जीएचपी, जीएपी, जीएलपी वगैरह की बात की थी मैंने, ठीक है। ये प्री रेक्विजिट्स थे किसके, हैसप के। इसी तरह आईएसओ 22000 जो है इसका प्री रेक्विजिट है हैसप। प्री रेक्विजिट इन अ सेंस, ये मतलब मैंने अपने खुद ही एक वर्ड जो है वो उसमें बोला है, एज सच इसके लिए वर्ड ये यूज नहीं किया जाता, लेकिन कंडीशन वही बन जाती है, ठीक है, कि आपको हैसप जो है वो अप्लाई करना ही करना होता है। जैसे हैसप के लिए आपको जीएमपी, जीएचपी वगैरह अप्लाई करने होते हैं, इसी तरह आईएसओ 22000 के लिए आपको हैसप अप्लाई करना होता है, उसका प्री रेक्विजिट होता है। आप इसके बगैर, इसका क्लॉज होता है बेसिकली, जिसके अंदर लिखा होता है आईएसओ 22000 के क्लॉज के अंदर कि आपने हैसप जो है अपने जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर अप्लाई करना, ठीक है। तो इसके बगैर इसलिए आईएसओ 22000 की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आईएसओ 22000 है क्या, बेसिकली जितने भी आपके, ये भी एक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है, ठीक है। जब भी आप फूड जो है उनकी ट्रेड की बात करते हो, जैसे आईएसओ 9000 के बारे में मैंने बताया था, उनकी ट्रेड्स की बात करते हो, तो आपको क्या होता है, ये एक फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड है, वो क्वालिटी का स्टैंडर्ड था जैसे मैंने बताया था। तो ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड है। तो इसको क्या किया जाता है, जब भी किसी इंडस्ट्री के लिए ऊपर अप्लाई किया जाता है, तो वहाँ पे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की एक उनके पास कह लो अश्योरिटी आ जाती है कि ठीक है जी, इस इंडस्ट्री के पास फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इन प्लेस है, ठीक है। और जिसकी वजह से आपकी जो कमोडिटीज हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में इजीली प्लेस की जा सकती है, ठीक है। तो ये आईएसओ 22000 का काम है। बेसिकली इसका जो अपडेटेड वर्जन है, ये वैसे सुन लें, ठीक है, इसके अंदर नहीं होगा। अपडेटेड वर्जन जो है इसका वो आया है 2018 के अंदर, ठीक है। 18 में इसे अपडेट किया है उन्होंने। हैसप से किस तरह डिफरेंट है, बेसिकली हैसप जो होता है वो प्रोडक्ट बेस्ड होता है, आईएसओ 22000 जो है ये आपका कह लो इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है, ठीक है।
जो ISO 22000 है इसमें हर किस्म के स्टैंडर्ड्स देखे जाते हैं या हैजर्ड्स देखे जाते हैं, और जो हैसप है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स देखे जाते हैं। बाकी ISO 22000 है ये कंटिन्यूस अपग्रेड होता रहता है। हैसप जो है वो जब तक आप उसको चेंजिंग नहीं करेंगे तब तक अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स नहीं है आपसे रिलेटेड। बेनिफिट्स बेनिफिट्स जो है इसमें ऑब्वियसली आपके कंज्यूमर को एक अश्योरिटी मिल जाती है कि प्रोडक्ट सेफ है, ठीक है। आपकी जो प्रोडक्ट है मार्केट में वो इंटरनेशनल मार्केट में इजीली रोटेट कर सकती है, ठीक है। क्वालिटी, सेफ्टी और रिलायबिलिटी की एश्योरेंस मिल जाती है। देन ट्रेड ऑफिशियल्स इसमें क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है। ट्रेड के लिए मतलब सबको एक इक्वल जो वेटेज है वो मिलती है। इसके अलावा एक और स्टैंडर्ड होता है जिसे हम कहते हैं हलाल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आजकल उनकी जो एक चल रही है सर्टिफिकेशन नहीं चल रही है, 3733 है मेरा ख्याल में। 3733 जो है हलाल स्टैंडर्ड है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स है। ये आपके हलाल रिसर्च काउंसिल जो है वो बेसिकली इन्हें कर रही होती है, क्या हम उसे कहेंगे, लॉन्च कर रही होती है, ठीक है। ये क्या होता है, ये उन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करके आपकी इंडस्ट्रीज जो है मुख्तलिफ किस्म की वो हलाल की सर्टिफिकेशन लेती है। जैसे आपको याद होगा पुराने दौर में, पुराना दौर तो नहीं है खैर, मेरा ख्याल में कुछ 4-1 साल पहले, 4-5 साल पहले एक इशू चला था, वो लेज का भी चला था कि वो कहते थे कि ये हलाल प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद उन्होंने लेबलिंग के ऊपर हलाल जो है वो स्टैंप्स वगैरह लगाना शुरू कर दी। हलाल स्टैंडर्ड्स जो है पाकिस्तान या मुस्लिम कंट्रीज के अंदर काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। एक हमें कुरान पाक के अंदर तो हलाल और हराम का डिफरेंस मिल जाता है, कुछ हमें अहादीस से भी मिल जाता है, ठीक है, हलाल और हराम का डिफरेंस। लेकिन जो आजकल जिस तरह प्रोसेसिंग की जाती है फूड्स की, वो आपकी अक्सर हलाल चीजें भी हराम कर देते हैं, ठीक है। वो जिस तरह मतलब सपोज आपने कोई भी एक ऑयल है, उस ऑयल के अंदर आपने क्या किया है, पहले पोर्क जो है वो फ्राई किया है, उसके बाद आप उसी के अंदर वो हलाल चिकन जो है वो फ्राई कर रहे हैं, तो ये आपका हलाल प्रोडक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको फुलफिल करने के लिए आपके मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन बॉडीज जो है वो आजकल ये हलाल के स्टैंडर्ड्स जो है वो ऑफर कर रही हैं। आपकी इंडस्ट्रीज को क्या होता है, वो एक थर्ड पार्टी ऑडिटिंग फर्म के तौर पे उनकी जाके ऑडिट करती हैं, स्टैंडर्ड्स के साथ बेंचमार्किंग करके देखती हैं कि कितने स्टैंडर्ड्स वो फुलफिल कर रहे हैं और कितने स्टैंडर्ड्स वो फुलफिल नहीं कर रहे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली आपको हलाल की सर्टिफिकेशन दे देती है कि ये आपका प्रोडक्ट जो हलाल है या इसमें कोई इशू है, ठीक है। तो ये आपके हलाल स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। ISO 22000 की बात नहीं कर रहा, वो सेपरेट बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा ये आपके आजकल जो प्रोडक्ट्स हैं आपकी, जहाँ पे ये हलाल हराम के ज्यादा चक्कर हुए पड़े, वहां पे हलाल की सर्टिफिकेशन लेना पाकिस्तान में अब जरूरी भी कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये वाला चैप्टर जो है ये आपका हो गया कंप्लीट। आज हम थोड़ा सा इसलिए शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि कल से हमने स्टार्ट करना है न्यू चैप्टर। इस वाले को लेके आपके जहन में जो जो क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चंस कर लें, थोड़े बहुत आप लोगों को चैट में कर लें, तो पता भी कोई नहीं, पीछे फिल्में लगा के बैठ जाते हो। क्वेश्चंस सर स्लाइड से याद करें या नोट्स से? नोट्स हैं आपके पास? अगले चैप्टर्स के लिए होंगे। आपकी जो स्लाइड्स है ना, स्लाइड्स एक्चुअली मैं आपको पहले पढ़ा रहा था वो पूरे का पूरा क्या कह लो डिटेल में थोड़ा, तो वो मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारे पास लेक्चर्स कम होंगे तो मैं डिटेल में ना जाऊं। जो आपकी बुक है ना, बुक में बहुत शॉर्ट सा दिया हुआ है, वो मतलब एक एक पैरे के अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। तो मैं आपको ना बुक के रेफरेंस से जितना एक जरूरी है ना सिर्फ वो आपको करवा रहा हूँ। आपको स्लाइड्स भी इससे मॉडिफाई करके मैं दे दूंगा, जो पढ़ाया है ना वही मॉडिफाई करके दे दूंगा। आपकी बुक से रिलेटेड भी हो, आपकी बुक के साथ ही वो कंप्लाई करेगा। हाँ, ये सिर्फ अभी मॉडिफाइड तो करके मैं आपको दूंगा, जो पढ़ाया सिर्फ वही होगा आपके पास। जो जो स्लाइड्स आपने नहीं करवाई वो स्किप कर दी, हाँ जी, वो नहीं आएंगी पेपर में, डोंट वरी।
लेकिन जो मैंने पढ़ाया वो आएगा, बेशक वो आपकी बुक में है या नहीं है। नहीं सर जी, नोट्स नहीं है। 1 मिनट हो, चलाओ चलाओ चलाओ। स्लाइड्स दे दीजिएगा। हाँ मैं स्लाइड्स दे दूंगा इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू सर जी। नोट सर, सर हम बुक से कर लें। हाँ जी बुक वाला ही है, मैं बुक वाला ही अब करवा रहा हूँ। Behind something to be haram, I mean what's scientific difference between halal and haram? यार साइंटिफिक डिफरेंस एज सच तो मतलब इसके लिए वो थोड़ा सा आप कह लो आलिम होना शायद जरूरी है हलाल और हराम का। अदरवाइज एक जनरल डिफरेंस देखना है तो वो तो यही है जो हमारे दीन में हलाल कहा गया है। वो स्प्लिट हूफ्स वगैरह वाला जो होता है, जो स्प्लिट हूफ्स वाले हैं और जो चरते हैं वो हलाल है, ठीक है। और जो अल्लाह के नाम पे जिन्हें ज़िबा किया जाए, स्लॉटरिंग की जाए, वो हलाल है, ठीक है। वो आपके और जो बाकी हैं वो सारे हराम हैं। इसके अलावा जो कहा जाता है वो जो पिग और पोर्क वगैरह वाला जो चक्कर है वो ऑब्वियसली उनकी बॉडी जो है उनके अंदर इतने सारे केमिकल्स होते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ठीक है, जो उसकी फूड होती है, वो इसलिए हराम कहा जाता है। बाकी जो एनिमल्स हैं वो क्यों हराम है क्यों हलाल है उसके बारे में एज सच कोई रेफरेंस नहीं दे सकता मैं, मतलब कुछ गलत ना मुंह से निकल जाए इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि रेफरेंस नहीं दे सकता मैं। मेरा वो आलिमों वाला नॉलेज नहीं। साइंटिफिक डिफरेंस जो है वो एक एनिमल का ठीक है मैंने बता दिया आपको। बाकी जो एक और अल्लाह के नाम पे जो स्लॉटरिंग होती है उसमें साइंटिफिक ये है कि वो प्रॉपर जो ब्लड है ना वो उसकी बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। क्योंकि हम एक स्लॉटरिंग के बाद उसे एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं, तो वो उतने टाइम के अंदर अगर उसका वो बैक साइड से कनेक्शन भी मेंटेन रहता है जिसकी वजह से उसका हार्ट जो है वो पंप करता रहता है और जो ब्लड है वो सारे का सारा उसकी बॉडी से निकल जाता है, जो कि अल्टीमेटली ब्लड अगर उसकी बॉडी के अंदर रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है, वो ज्यादा डिटीरियोरेट करेंगे। तो इस वजह से हलाल और हराम का साइंटिफिक जो कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया वो यही है, ठीक है। अलबत्ता जो ज्यादा डिटेल में जाते हैं कि वो पंजों वालों को क्यों हलाल कहा जाता है और पंजों वालों को वो कोई जिसे कहते हैं ना मजहबी रेफरेंस जो है वो निकालना पड़ेगा उसका, वो मेरे पास नहीं है, सॉरी। वैसे आपकी बुक में भी नहीं है, आपकी बुक में इतना वो डिटेल के अंदर नहीं है। मेरा जितना ये था, जितनी समझ थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया। सर हम फिर स्लाइड्स कर लें, स्लाइड्स कर लेना यार, मैं आपको मॉडिफाई करके दे दूंगा। चलो बुक ही सर सजेस्ट कर दे ओनली। बुक से ही होंगी आपकी जो स्लाइड्स होंगी ना, वो बुक से ही होंगी। आप बेशक बुक से करें, आप बेशक वो स्लाइड से करें, एक ही बात होनी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको मॉडिफाई करके दे दूंगा। सर जी यहाँ टैग लगाते हैं हरार हराम को, वो किस बेस पे लगाते हैं? कहाँ पे टैग लगाते हैं हलाल हराम को? टैग होता है बेसिकली आपका जो एनिमल है ना उसकी आइडेंटिटी होती है, उसको ट्रेस करने के लिए टैग लगाया जाता है। हलाल हराम का टैग जो है अच्छा आप लेबल के ऊपर शायद मेंशन कर रहे हो कि हलाल हराम का टैग क्यों लगता है। वो लेबल के ऊपर वो लोग लगा सकते हैं जिनके पास सर्टिफिकेशन होती है हलाल फूड की। और वो क्या करते हैं, वो किस बेस पे करते हैं, आपको पहले उसकी सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, थर्ड पार्टी ऑडिटिंग फर्म आके आपके पूरे प्रोसेस को देखती है, आके वो फिर आपको सर्टिफाई करती है, फिर आप लेबल के ऊपर लगा सकते हो। जो एनिमल को टैग लगता है वो उसकी आइडेंटिटी के लिए होता है, हलाल हराम के लिए नहीं। भी बता दे अगर पॉसिबल है तो, ताकि हम वो तैयार कर सकें डेली बेसिस पे। जितना पढ़ लिया तैयार करेंगे, जितना हो गया हमने सारा फाइनल में कर देना है। सर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का भी हलाल हराम का कोई सीन होता है? अगर वो फ्राई करने वाली हो तो यस होता है उनका हलाल हराम का चक्कर। जैसे ये लेज का मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो वेजिटेबल ही है। एक खोर वाले और कॉर्निवोर्स हराम है और कुकिंग के बाद हलाल मीट का साइज कम हो जाता है और हराम का एक ही सेंस है। कुकिंग के बाद हलाल मीट का साइज कम हो जाता है और हराम का इंक्रीज हो जाता है। इस बारे में भी मुझे नहीं आइडिया, ये शायद ऐसे ही बात बनी हुई है शायद, इसका साइंटिफिक एविडेंस कोई नहीं है ये इन चीज़ों का। सर मजीद कितने लेक्चर बाकी हैं अभी? यार मेरा ख्याल है कि 3-4 लेक्चर हमें मिल जाने हैं और, मतलब 31 मई तक यूनिवर्सिटी ऑफ है ना,
तो शायद उसके बाद ही पेपर्स हों। हम इंशाल्लाह तब तक 3-4 चैप्टर, अगले में पूरा एक चैप्टर हम लोग करेंगे और उस चैप्टर की बेस ऐसे ही पूरा पूरा चैप्टर आगे उठाते जाएंगे। सही हो गया ना? और कोई सवाल? भाई में हाँ, लेबल के टैग का मैंने आपको बता दिया है। और कुछ, और कोई सवाल तो नहीं? थ्री इज ठीक है फिर। आ, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम में हम इंशाल्लाह पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। ओके, चलें। बस फिर इधर बैटरी डेड। हाँ जी, बैटरी डेड। चलो ठीक है जी। ओके, थैंक यू। सर आपने ISO 22,000 पढ़ाया, 9,000 नहीं? ऐसी की तैसी मैं पढ़ाया था मेरा ख्याल में, मैंने आप लोगों को ISO 9,000 नहीं पढ़ा आप लोगों ने? रुक जाओ रुक जाओ, सारे रुक जाओ जरा। जो ISO 9,000 है वो नहीं पढ़ाया, पढ़ा हुआ आप लोगों ने? मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? ISO 9,000। हेलो। अच्छा चलो, ISO 9,000 मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि वो आप शॉर्ट ही है आपकी बुक के अंदर भी। ISO 9,000 होता है बेसिकली आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड। ठीक है, में कौन सा डिफरेंस है मैं बताता हूँ ये भी आपको। ISO 9,000 होता है आपका बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये भी जैसे आपका ISO 22,000 है ना, ये होता है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो 9,000 होता है ये सिर्फ और सिर्फ होता है आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। अब ये क्वालिटी जो है ये लाजमी नहीं है ये सिर्फ आपकी फूड के लिए हो, ये होती है आपकी किसी भी इंडस्ट्री के लिए। फॉर एग्जांपल आप कह लो कि कोई फार्मास्यूटिकल हो, कोई टेक्सटाइल हो, कोई भी कह लो, कोई सबके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये होता है आपका ISO 9,000। फॉर एग्जांपल आप बात करें, इसके जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जो सेफ्टी और क्वालिटी है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्वालिटी जो होता है ये आपकी कंज्यूमर परसेप्शन के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट जो है एक इंसान के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट हो सकती है, दूसरे के लिए वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं हो सकती। तो आप अपने टारगेट कस्टमर्स को पहले डिफाइन करके फिर डिफाइन करते हो कि आपके पास क्वालिटी क्या है और कि आपने किस प्रोडक्ट को किस क्वालिटी का बनाना है अपने मार्केट के हिसाब से। होता गया 1987 में ये डिजाइन हुए थे ISO 9,000 के जो स्टैंडर्ड्स हैं। और बेसिकली ये आपको किसी भी किस्म के कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड्स नहीं देते, ये आपको जनरल स्टैंडर्ड्स देते हैं। ठीक है, इसकी बेस पे आप अपनी प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर ये या अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर के ऊपर अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रोडक्ट को एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हो। इसके आगे कुछ कह लो कि वेरिएंट्स हैं जिसमें 9,001, 2, 3, 4 है। जो 9,000 है वो ओवरऑल हर चीज को देखता है। 9,001 जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कंस्ट्रक्शन से लेके आपके कंज्यूमर तक जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उन्हें देखता है। जो 9,002 होता है ये आपका जस्ट प्रोसेसिंग ऑपरेशंस को देखता है। और 3 जो होता है ये आपके टेस्टिंग प्रोसीजर्स या फिर लैब जो सर्विसेज वगैरह होती हैं उन्हें देखता है। ठीक है, अगर आप इन्हें और हैसअप जो है इन दोनों को कंबाइन कर लें तो ये सॉर्ट ऑफ आपका 22,000 जो है वो बन जाएगा, क्योंकि आपका क्वालिटी और सेफ्टी दोनों इन चीजों को हैंडल करते हैं। आपकी बुक के हिसाब से सिर्फ इतना ही है। ठीक है, ये है आपका ISO 9,000। और बस हो गया खत्म। आपका जो ISO 9,000 है और 22,000 में मेन डिफरेंस यही है कि ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, वो है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ओके, सो नाउ यू आर फ्री टू गो। आप कोई मसला? नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा। चलो ठीक हो गया, छुट्टी मारो। ओके, अल्लाह हाफिज।